हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम पॉलिटी की 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज चौथी क्लास है। तीसरी क्लास में हमने प्रस्तावना को शुरू किया था और प्रस्तावना के बारे में हमने प्रस्तावना को 3 भागों में डिवाइड किया था कि प्रस्तावना में शासन शक्ति का स्रोत क्या बताया गया है, शासन शक्ति का स्वरूप क्या बताया गया है और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। शासन शक्ति के स्रोत में हमने जनता को बताया था कि शासन शक्ति का स्रोत जो है वो हमारी प्रस्तावना के अनुसार हमारे संविधान में शासन शक्ति का स्रोत जनता है, और उस पर हमने फिर लोक प्रभुता के बारे में चर्चा की थी। इसी प्रकार हमने शासन शक्ति का स्वरूप बताया था और उसमें हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर चर्चा कर चुके थे, और एक क्वेश्चन के साथ मैं तुम्हें छोड़ दिया था कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। आइए उसी क्वेश्चन से आज क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन था, भूमंडलीकरण के दौर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को लिखने की कोशिश की होगी। आइए देखते हैं इस प्रश्न की फॉर्मेटिंग क्या है और कैसे इस प्रश्न को लिखना है। सबसे पहले हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले 2 चीज़ें देखनी है। उसे हम फॉर्मेटिंग बोल सकते हैं। पहला, क्यों, और दूसरा, अपना मत। इस प्रश्न में क्यों में क्या आएगा? भूमंडलीकरण के दौर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। तो क्यों में आ जाए, क्यों अप्रासंगिक हो गया है। प्रासंगिक हो गया है। तो आइए इस प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखते क्यों अप्रासंगिक। प्रासंगिक। वर्तमान समय में माना जाता है कि वर्तमान समय वैश्वीकरण का समय है। वैश्वीकरण का मतलब होता है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, कि सभी देश एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, और आज के समय में एक दूसरे देशों के बीच संपर्क इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक दूसरे के बिना देश पूरी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि वर्तमान समय में जब एक देश दूसरे देश के बिना उसकी आर्थिक नीतियों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है, और उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी इकोनॉमी वगैरह बूस्ट करना है, डाउन करना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पे, जैसे भी वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस समय में जो हमारी समय प्रस्तावना में वर्णित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो अप्रासंगिक हो गया है। उसमें बोला जाता है जैसे कि वर्तमान समय में विश्व के देशों के बीच संपर्क बढ़ रहा है। जैसे हम पहला लिखते हैं, विश्व के देशों के बीच आपस में बढ़ता संपर्क। बढ़ता संपर्क। और इस संपर्क के कारण कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आ जाते हैं जिस पर कोई एक देश निर्णय लेने की, ये मतलब स्पष्ट निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। तो संपर्क इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और कोई एक देश, यहाँ लिखेंगे हम, इससे उभरे विषयों पर कोई एक देश स्पष्ट निर्णय लेने की स्थिति में लेने की स्थिति में नहीं होता है।
नहीं होता है। जब कोई देश इन स्थितियों में स्वतंत्र निर्णय या स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता तो वह पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न नहीं कहा जा सकता। यही इस प्रश्न की का क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के दौर में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। चर्चा कीजिए। तो क्यों अप्रासंगिक हो गया है, ये कारण है। अब ऐसे मुद्दे क्या हैं, हम उन मुद्दों को देखते हैं। तो ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं पर्यावरण का मुद्दा। पर्यावरण का मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण का मुद्दा, अब इस मुद्दे पर कोई एक देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। जैसे वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण उम्मीद की जाती है कुछ आने वाले समय के बाद कहीं मालदीव डूब ना जाए। लेकिन मालदीव इस स्थिति में अकेला ये निर्णय नहीं ले सकता कि ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जाएं और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। इस मुद्दे पर सभी देशों को एक साथ मिलकर बात करनी होती है और किसी एक देश का स्वतंत्र निर्णय इस पर लागू नहीं होता है। जो सभी देश, जो वोटिंग के माध्यम से जो कुछ निकलेगा वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और किसी देश को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा करेगा। अगर वो चाहता है तो करेगा, नहीं चाहता तो नहीं करेगा। इसी प्रकार आतंकवाद का मुद्दा हो जाएगा। आतंकवाद का मुद्दा, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा, इस प्रकार और भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन चीज़ यही है कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में आज विश्व के देशों के बीच में आपस में संपर्क बढ़ रहा है, जिसके कारण ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिन पर कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और ये मुद्दे ये हो सकते हैं। एक कारण और भी है कि जैसे कि अभी जो भूमंडलीकरण का समय है हमारा, इस समय में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जैसे कि डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। ये ऐसी संस्था हैं कि इनकी नीतियां किसी देश की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं और इनका महत्व इतना बढ़ता जा रहा है कि ये इन संस्थाओं के जितने भी सदस्य देश हैं वो इनकी नीतियों से प्रभावित होते ही होते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद हमें अब इसमें अपना मत रखना है। अब हमारा मत क्या होगा, हम बोलेंगे कि भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जा सकता है। भूमंडलीकरण के भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जा सकता है। अब हम कारण बताएंगे क्यों कह सकते हैं। हमें अपना तर्क देना है कि क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है कि हमें बताना ही है कि कहा जा सकता है। अब इसमें हमारा जो हम पहला फैक्ट देंगे वो होगा, यदि आज के समय में, पहले समझो कि आज के समय में अगर कुछ अपवादों को हम छोड़ दें, मतलब कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं कि जिन्हें हम छोड़ दें, तो अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। पर्यावरण का मुद्दा हमने छोड़ दिया, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा है, तो हमारे देश के अंदर हमें क्या करना है, कौन से परमाणु अस्त्र रखने हैं नहीं रखने हैं, उनका क्या करना है, तो वो हमारे देश की खुद के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दूसरा देश हमें बाध्य नहीं करता। तो ऐसे मामलों में हम स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया कि अब अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति रखता है। तो अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति रखता है।
की स्थिति रखता है। ऐसे ही दूसरा ले लेंगे कि जहाँ तक, जैसे हमने संस्थाओं के ऊपर हम बात की थी कि ये संस्था हैं और इनकी जो इनके सदस्य हैं उनकी आर्थिक नीतियों को इन संस्थाओं की जो नीतियाँ हैं वो प्रभावित करती हैं। तो हम उनके बारे में बताएंगे कि जहाँ तक ऐसी संस्था है जैसे WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनसे हमारी संप्रभुता को प्रभावित होने का जो खतरा है वो वहीं तक है कि इनकी जो सदस्यता है वो हमने स्वेच्छा से ग्रहण की है, क्योंकि इससे हमारे आर्थिक हितों की पूर्ति होती है। यदि हम इन संस्थाओं की सदस्यता को त्याग देते हैं तो उससे अगर हमें लगता है कि इन संस्थाओं की सदस्यता से हमारी जो प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या हमारी जो हमारी स्वयं की स्वतंत्रता है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हम स्वेच्छा से इन संस्थाओं की सदस्यता को त्याग सकते हैं। उस पर हमारे ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में मतलब भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जा सकता है, और इसलिए ये संप्रभुता की विरोधी नहीं है। तो मैंने आपको ये ब्रीफ कर दिया। आप इस प्रश्न का क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। आइए हम अब आगे से, अब हमने शासन शक्ति के स्वरूप में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उस पर हमने एक क्वेश्चन लिख के भी देख लिया, क्वेश्चन की ब्रीफिंग कर ली, इसे तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। अब हम इसके जो दूसरा है जो शासन शक्ति के स्वरूप में हमने बताया था, दूसरा था समाजवाद। अब हम समाजवाद पर चर्चा करेंगे कि समाजवाद क्या है। तो हम हेडिंग देते हैं समाजवाद। समाजवाद समाजवाद एक विचारधारा है, इसके बारे में लिखते हैं। समाजवाद एक विचारधारा है, एक विचारधारा है। इसके कुछ तत्व हैं, तो लेकिन जिसके निम्नलिखित तत्व हैं। निम्नलिखित तत्व हैं। नंबर 1, संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति का समाजीकरण। नंबर 2 हो जाता है समानता को सर्वाधिक महत्व देना। समानता को सर्वाधिक महत्व देना। और तीसरा हो जाता है वंचित वर्गों और मजदूर वर्गों का कल्याण करना। और चौथा हो जाता है शोषण विहीनता। और पांचवा हो जाता है समाज को व्यक्ति से अधिक महत्व देना। ये 5 जो तत्व हैं ये समाजवाद के तत्व हैं। मतलब समाजवादी एक विचारधारा है और उसके 5 तत्व हैं। पहला तत्व हो गया संपत्ति का समाजीकरण, मतलब कि निजी संपत्ति यहाँ नहीं होगी, जो भी संपत्ति होगी वो समाज की होगी। समानता को सर्वाधिक महत्व देना, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं हो, सब लोगों को बराबरी के स्तर पर रखा जाएगा बाई फोर्स। अगर समाजवाद है तो सब लोग बराबर होंगे, कोई बहुत अमीर नहीं होगा, कोई बहुत गरीब नहीं होगा, सब एक एक स्तर पर होंगे। वंचित वर्ग और जो मजदूर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएंगी।
शोषण को खत्म किया जाएगा और समाज को, मतलब यहाँ व्यक्ति को उतना महत्व नहीं दिया जाता, समाज को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अब समाजवाद के मतलब व्यवहार में समाजवाद के दो रूप पाए जाते हैं। व्यवहार में समाजवाद, समाजवाद, इसके दो रूप पाए जाते हैं व्यवहार में। एक तो होता है मार्क्सवाद या साम्यवाद। कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित होता है, उसे मार्क्सवाद या साम्यवाद कहते हैं। और दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, अब इनके जो समाजवाद को स्थापित करने के जो साधन हैं मार्क्सवाद के, इनके साधनों में ये लोग वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता देते हैं कि अगर समाज में बहुत अधिक असमानता आ गई तो वर्ग संघर्ष करेंगे ये। क्रांति करेंगे, हिंसा करेंगे, इन सब माध्यमों से ये समाज में समानता या जो हमने समाजवादी तत्व बताए थे उनको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वहीं लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, ये अपने मूल्यों को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं। लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास, जैसे चुनाव, कानून, योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध विकास। तो मार्क्सवादी जो लोग हैं, अगर उन्हें अपने समाज में समाजवादी मूल्यों को स्थापित करना है तो वो वर्ग संघर्ष करेंगे कि अगर कोई एक वर्ग, मतलब जो बुर्जुआ वर्ग है, मतलब कि जो अमीर लोग हैं, तो मजदूर वर्ग उनके खिलाफ क्रांति कर देंगे, हिंसा कर देंगे। उस हिसाब से ये लोग समाज में समानता लाने की कोशिश करते हैं। वहीं जो लोकतंत्र तरीके, वो लोग चुनाव के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से ऐसी ऐसी नीतियां बनाते हैं, योजनाबद्ध विकास करते हैं ताकि जो गरीब वर्ग है, निम्न तबका है, उनको उच्च स्तर पर लाया जाए। इसमें ऐसा नहीं होता लोकतांत्रिक समाजवाद में कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी संपत्ति को छीनकर छोटे लोगों में दान कर दिया जाए और उन्हें भी उनके समीप लाने की कोशिश की जाए। लेकिन मार्क्सवाद हिंसा की बात करता है। लेकिन भारतीय समाजवाद इन दोनों समाजवादों से अलग है। आइए अब थोड़ी सी भारतीय समाजवाद के बारे में बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारी प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है, पहले हेडिंग देते हैं भारतीय समाजवाद। भारतीय समाजवाद, पहले कुछ पॉइंट नोट करते हैं जो हमारी पीटी के लिहाज से थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। पहला है कि समाजवाद जो शब्द है संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया था? इसे 42वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1976 में द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
प्रस्तावना में जोड़ा, द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला हम एक पॉइंट और लिखते हैं इसके बारे में, जो हमारे भारतीय समाजवाद की विशेषता है। तो इसमें लिखेंगे भारतीय समाजवाद यूएसएसआर मतलब कि पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ क्या था, मतलब रूस के विखंडन से पहले, जब जो रूस जो टूट गया उससे पहले उसे पूर्व सोवियत संघ कहते थे, की तरह निजी संपत्ति व निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन करने की बजाय आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। चलो पहले से लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे। निजी संपत्ति व निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन करने की बजाय आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। जैसे भारतीय समाजवाद हमने लिखा है, भारतीय समाजवाद यूएसएसआर की तरह निजी संपत्ति और निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन करने की बजाय आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। तो जो हमारा सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ, वहाँ जो समाजवाद पाया जाता था तो वहाँ निजी कुछ नहीं होता, निजी उद्यमशीलता नहीं होती थी। वहाँ जो कुछ होता था वो समाज का होता था, इंडिविजुअल का वहाँ कुछ नहीं होता था। इसीलिए वहाँ की जो समाजवादी व्यवस्था थी उसमें जो कुछ होता था वो समाज का होता था, सरकार का होता था। लेकिन भारतीय समाज में सरकारी के साथ साथ निजी भी पाया जाता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है, उन्मूलन करने की बजाय आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं हम। लोकतांत्रिक समाजवाद में, जिसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व साथ साथ पाए जाते हैं, हमने बताया कि पूर्व सोवियत संघ में सिर्फ जो कुछ होता था वो सब समाज का होता, समाज की संपत्ति होती थी, किसी निजी व्यक्ति का कुछ नहीं होता था। लेकिन भारतीय समाजवाद में निजी भी है और समाज का भी है।
मतलब दोनों हैं, तो दोनों के तत्व तो साथ साथ पाए जाते हैं। मतलब यहाँ हम सरकारी कंपनियाँ भी देखते हैं, निजी कंपनियाँ भी देखते हैं, निजी संपत्ति भी देखते हैं, सरकारी संपत्ति भी देखते हैं। तो ये जो यूएसएसआर का जो समाजवाद था और भारतीय समाजवाद है, उसका ये डिफरेंस हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी बात हम और भी लिखते हैं, जो है कि भारतीय समाजवाद को मार्क्सवाद या साम्यवाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने बताया लोकतांत्रिक समाजवाद से समानता रखता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी की है, हम उसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय का मत, सुप्रीम कोर्ट का मत। एक केस हुआ था डीएस नकारा बनाम भारत संघ। ये केस कब हुआ था? 1982 में। 1982। इस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद पर अपनी जो राय रखी वो इस प्रकार है। इन्होंने भारतीय समाजवाद का जो अर्थ बताया, तो भारतीय समाजवाद, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बता रहे हैं, भारतीय समाजवाद का अर्थ व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब इसे इंग्लिश में लिखते हैं टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। इसके साथ ये भी स्पष्ट किया, मतलब भारतीय समाजवाद का अर्थ जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना है, तथा यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और समाजवाद का अनोखा मिश्रण है। अनोखा मिश्रण है। इसमें एक क्लॉज और भी है, जो है जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। हमने क्या समझा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो डीएस नकारा केस बनाम भारत संघ 1982 में हुआ था, उसमें स्पष्ट किया था कि भारतीय समाजवाद का सीधा सा अर्थ है व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना, और साथ में ये भी स्पष्ट किया था कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और समाजवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। ये केस हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट केस है। इसके साथ ही न्यायालय ने भारतीय समाजवाद के कुछ तत्व बताए थे। तो न्यायालय
ने भारतीय समाज के निम्नलिखित तत्व बताए। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व बताए। पहला, आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। दूसरा, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। को कम करना। तीसरा, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। और चौथा, शोषण को समाप्त करना। हमने इससे पहले भी जो हमने समाजवाद के बारे में जो पहले तत्व बताए थे कि संपत्ति का समाजीकरण, समानता को सर्वाधिक महत्व देना, वंचित वर्गों और मजदूर वर्गों का कल्याण करना, शोषण विहीनता और समाज को व्यक्ति से अधिक महत्वता, वो समाजवाद के मूल तत्व हैं, भारतीय समाजवाद के नहीं। ये जो तत्व हैं वो हमारे न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद के हैं कि आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर वर्गों और वंचित वर्गों का कल्याण करना और शोषण को समाप्त करना। ये भारतीय समाजवाद की विशिष्टता है। इसके साथ ही भारतीय समाजवाद का संबंध भारतीय समाजवाद का जो संबंध है समतावादी नीतियों से है। समतावादी नीतियों से है। नीतियों से है। इसके केंद्र में, चलो इसे हटाओ, भारतीय समाजवाद का संबंध समतावादी नीतियों से है। इसके केंद्र में निजीकरण और समाजीकरण का मुद्दा नहीं है। का मुद्दा नहीं है। इसे समझते हैं, मतलब भारतीय समाजवाद का जो मुख्य संबंध जो है वो सरकार की समतावादी नीतियों से है और संपत्ति का निजीकरण और समाजीकरण का मुद्दा इसके केंद्र में नहीं है। भारतीय समाजवाद जो है वो इस बात पर बल देता है कि सरकारी नीतियां समानता पर आधारित हों और वे मजदूर वर्गों और वंचित वर्गों के पक्ष में हों। हमारी जो समाजवाद है उसका मुख्य फोकस है कि जो सरकारी नीतियां जो हों वो समानता पर आधारित हों, मतलब विभेद को जन्म नहीं देती हों, और उनका जो मुख्य फोकस हो वो मजदूर वर्गों और जो वंचित वर्ग हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनके उत्थान के लिए होना चाहिए। और भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का अनिवार्यता विरोधी नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद में इन दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो प्लान और लिख लेते हैं। भारतीय समाजवाद में पूंजीवाद और निजी संपत्ति का सह अस्तित्व पाया जाता है। अस्तित्व पाया जाता है।
यहाँ जो पूंजीवाद का अर्थ है वो सार्वजनिक संपत्ति से है। तो इसे हम बोल सकते हैं भारतीय समाजवाद में सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति का सहअस्तित्व पाया जाता है, जो भारतीय संविधान की विशिष्टता है। तो हमने समाजवाद को समझ लिया है। अब हम इस पे एक प्रश्न लिखते हैं और उसको समझते हैं। प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को अप्रासंगिक बना दिया है। टिप्पणी कीजिए। भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को अप्रासंगिक बना दिया है, टिप्पणी कीजिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। अब प्रश्न की फॉर्मेटिंग हम हमेशा क्या रखते हैं? पहला फॉर्मेटिंग में पहली चीज होती है क्यों, और फिर दूसरा होता है अपना मत। पहला बताना है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने भारतीय की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को क्यों अप्रासंगिक बना दिया है। फिर अपना मत बना दिया कि रियली बना दिया ये, या उसके हमें विपक्ष में जाना है। ये हमारा मत कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम न्यू इकोनॉमिक की जो पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बाकी तुम उसे इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तो जो है नई आर्थिक नीति एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसके जो सूत्रधार थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसीलिए इसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे देश के वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। राव मनमोहन मॉडल। तो इस पॉलिसी के माध्यम से क्या क्या किया गया? इस पॉलिसी में 3 चीज़ें थीं जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स के माध्यम से जानते हैं। पहला था उदारीकरण, मतलब कि लिबरलाइजेशन। दूसरा था निजीकरण, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा था वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण के तहत जो किसी भी पहले जो काम थे या कोई लाइसेंस वगैरह लेना था उसकी जो प्रक्रिया होती थी वो बहुत टफ होती थी। तो इस उदारीकरण के तहत जो नियम और प्रक्रिया थी किसी भी काम को शुरू करने के लिए उनको सरल बनाया गया। नियम और प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
निजीकरण के तहत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। बढ़ावा दिया गया। और वैश्वीकरण के तहत मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म की 1991 में हुए थे, जो भारत की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनमें एक गंभीर परिवर्तन था। जो समाजवादी नीतियाँ थी उनमें गंभीर परिवर्तन था और उसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लागू किया गया था। अब इसके तहत हमारा जो प्रश्न था कि इसने समाजवाद को अप्रासंगिक बना दिया है, वो क्यों बना दिया है वो हम देखते हैं यहाँ पे। क्यों? तो इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, इसे तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना बाद में। ये जो नीति थी वो एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थी। इसके कारण ये माने जाने लगा था कि नई आर्थिक नीति भारत में पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। तो इसके कारण पूंजीवाद को बढ़ावा। जब पूंजीवाद आएगा तो ये तो प्रतीत होगा ही कि समाजवाद पर खतरा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारी जो नई आर्थिक नीति के तहत जब पूंजीवाद को अधिक बढ़ावा दिया गया तो ये माना जाता था कि समाजवाद अप्रासंगिक हो रहा है। समाजवाद अप्रासंगिक होता जा रहा है। अब यहाँ हमें जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं उन्हें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, और उनकी पूरी व्याख्या यहाँ लिखनी है, ताकि हमारी ये टॉपिक हो जाए कि क्यों उनके कारण से समाजवाद अप्रासंगिक हो रहा था। अब इसके आगे हमें फिर अपना मत देना है। मैं इस मत को पूरी तरह से हम खारिज करेंगे कि नहीं, ये मत सही नहीं है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में निजीकरण और समाजीकरण का विचार है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। भारतीय समाजवाद के केंद्र में समानता और वंचित वर्ग और शोषित वर्गों का कल्याण है, जो कि डी एस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये सब लिखने के बाद कि ये मत पूरी तरह से सही नहीं है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में निजीकरण और समाजीकरण का विचार नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद के केंद्र में समानता और वंचित और शोषित वर्गों का कल्याण है। डी एस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्यायित किया है, और जो तत्व बताए हैं और जो हमने उनके कथन जो लिखवाया था वो सब कोट कर देना है। मतलब डी एस नकारा केस की पूरी व्याख्या इस टॉपिक में करनी है, और लास्ट में जाके फिर हमें लिखना है कि अतः निजीकरण के बढ़ते दौर में भी सरकार समानता और समावेशी विकास पर आधारित योजनाएं चलाती है। ये एक तरह से कंक्लूजन हो जाएगा, और आज भी भारत में समाजवाद महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से हम अगला टॉपिक पंथ निरपेक्षता पर बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।